हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। समरी सीरीज में आज से हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पालमपुर जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, तो बाकी के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और पूरी एसएसटी जो है उसका समरी फॉर्म में सारा रिविजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई पीपल को रिसोर्स बोल क्यों रहे हैं। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना एक यूज़ है और यूज़ के कारण उसकी यूटिलिटी या उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, और उसको यूज़ करके हम कुछ और बेटर क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो जब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह एक्ट करने लग जाता है, ठीक है, उसके पास स्किल्स होती हैं, उसके पास नॉलेज होता है या उसके पास काम करने की एबिलिटी होती है, जिसके कारण वो बाकी सारे आसपास के रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्टिविटी जो जनरेट होती है ना, उससे नेशन का भी फ़ायदा होता है, उसका खुद का भी फ़ायदा होता है। ठीक है, और पूरी सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है ये उस जगह की सरकार और वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ मिलकर डिस्कस करती हैं कि पॉपुलेशन एसेट बनेगी या लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो कहीं से भी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं होगी और नो मैटर कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके आसपास अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? एजुकेशन से, हेल्थ से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, ठीक है, और ट्रेनिंग वगैरह देकर भी। ठीक, इसके साथ साथ जब हम सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो ह्यूमन कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलो, पीपल एज रिसोर्स मतलब जब हम किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात करें, वर्किंग पॉपुलेशन की एज क्या है? 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक, मतलब ये जो पूरा एक एज ग्रुप है, इसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जिस कंट्री की डेमोग्राफी में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज के लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ की तरक्की बहुत ज़्यादा फास्ट लेवल पर हो सकती है अगर लोग एक एसेट की तरह काम करते हैं, ना कि लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, चलो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। अगर लोग लाइबिलिटी की तरह काम कर रहे हैं, उतने स्किल्ड नहीं हैं, उतने उनके पास एजुकेशन नहीं है या कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन एक बर्डन हो जाती है सरकार के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल, किसी भी फॉर्म की फिजिकल कैपिटल से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, लैंड या कैपिटल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर। लैंड और कैपिटल अपने आप में कोई यूज़ नहीं कर सकते अगर एक ह्यूमन जो है वो रिसोर्स में कन्वर्ट होकर उनका अच्छा यूज़ ना करे। राइट, अब यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी थी विलास और सकल की। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये है कि भाई एक व्यक्ति एजुकेटेड है, दूसरा नहीं है, एक के पास स्किल है, दूसरे के पास नहीं है, एक जो है वो अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब कर पा रहा है, दूसरा अपनी वही फैमिली की ऑक्यूपेशन थी, ठीक है, मछलियाँ बेचना जो काम था उसको कंटिन्यू कर रहा है, हेल्थ पर उसका कोई फोकस नहीं है और उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके। राइट, तो जस्ट बिकॉज उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो 2 व्यक्ति जो हैं, एक उनमें से एसेट बना हुआ है, दूसरा उनमें से लाइबिलिटी बना हुआ है। राइट, तो यहाँ पर हमें इसके द्वारा ये समझाया जा रहा है कि ह्यूमन जो रिसोर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न क्या मिलता है? ये रिटर्न हमें मिलता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, ज़्यादा नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, साथ में सोसाइटी में जो अच्छे सिटीजन्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट, वो अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और नेशन को एक अच्छी जगह बना पाएंगे रहने के लिए। ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट हो पाएगी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे। जैसे अगर हम जापान की बात करें, तो जापान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और साथ में जापान एक ऐसी जगह पर, रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, जहाँ पर बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हर साल आनी तय है। ठीक है, फिर भी जापान इतने आगे क्यों है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्यों कह रहे हैं हम उसको? क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, लोगों की स्किल पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसका कारण क्या है कि उनकी जो इंक्रीज्ड या उनकी जो डेवलप्ड प्रोडक्टिविटी है वो जापान को एक लीडिंग नेशन बनाने में मदद करती है। ठीक है, इसमें एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। फिर अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हमें पता है 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? जहाँ पर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड काम कर रहे हो। ठीक है, इसमें फिशिंग वगैरह भी आ जाता है। जब आप सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल से किसी भी तरीके से आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, यूजिंग मशीनरी और विदाउट मशीनरी, वो प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस को आप मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं। ठीक है, और वो आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। टर्शरी एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर पूरा सर्विस सेक्टर है जो
इकट्ठा होकर बात करता है। ठीक है, जैसे कि अब चाहे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, टूरिज़्म, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। सारी की सारी एक्टिविटी कैसी है, इकोनॉमिक है, मतलब हर एक्टिविटी करने के बाद व्यक्ति क्या जनरेट करने की कोशिश करता है, मनी। ठीक है, चलो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जिनको इस मोटिव से किया जाता है कि पैसा जनरेट होगा। ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट नहीं निकालना, उससे पैसा नहीं निकालना है, राइट। अब अगर हम हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस देखें डिवीजन ऑफ लेबर में, कि भाई समाज में अगर मैन और विमेन, ठीक है, दोनों इक्वली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि भाई मैन जो है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, मैन जो है वो अर्निंग मेंबर होगा, विमेन जो है वो घर को हैंडल करेगी। ठीक है, तो क्या ये डिवीजन ऑफ लेबर इक्वल है, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विमेन ने भी बाहर निकल कर काम करना चालू किया, मेन ने भी घर के काम करने सीखे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होती। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी आ गई है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बंधे हुए हैं विमेन के साथ। ठीक है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स मेन के साथ भी बंधे हुए हैं। सेम जॉब के लिए कई बार मेन को ज़्यादा पे किया जा रहा है, विमेन को कम पे किया जा रहा है, राइट। विमेन की जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको उतने जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है। बट ये नहीं है कि हर जगह पर यही सेम कंसेप्ट चल रहा है। बहुत सारी जगह पर हायर अथॉरिटीज़ पर या हायर पोजीशंस पर विमेन जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और वहाँ पर भी अपना काम कर रही हैं। बट स्टिल अगर हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पर जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। यूजुअली रूरल एरियाज़ में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो, और उसका एक कारण ये भी है कि हिस्टोरिकली देखें तो विमेन को पढ़ाया कम गया, मेन को पढ़ाया ज़्यादा गया। ठीक है, विमेन की हेल्थ पर कम ध्यान दिया गया, मेन की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये सोच कर कि भाई ये अर्निंग मेंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन का होना अपने आप में कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, अगर पॉपुलेशन अच्छी है, अगर वो एसेट की तरह काम करती है, स्किलफुल है, विलिंग है, मतलब विल है उसके अंदर काम करने की, ठीक है, तब तो कहीं जाकर वो पॉपुलेशन अच्छी क्वालिटी की कहलाएगी। अदरवाइज़ वो एक बर्डन हो जाएगी सरकार के ऊपर, राइट। हम ये देखते हैं कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और स्किल फॉर्मेशन भी, लिटरेसी रेट से भी ये चीज़ हमें समझ में आती है। ठीक है, लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एसिड की तरह काम करेगी कंट्री के लिए। अब इसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करती है, कल्चरल रिचनेस को भी इंक्रीज़ करेगी और साथ में एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस को भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि गवर्नेंस गवर्नमेंट का काम अकेला नहीं है, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन सिटीजन्स का भी लगता है। अगर पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी तो कहीं अच्छा गवर्नेंस जो है वो क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, सोसाइटी को भी सर्व करते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस हो जाती है। चाहते हैं हम कि भाई एजुकेशन जो है उसका यूनिवर्सल एक्सेस हो, सारे लोगों को एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। रिटेंशन रहे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ तो भी पढ़ाए जा रहे हैं, लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बचा कर रख सकें, ठीक है, उसका यूज़ कर सकें, प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें। और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस किस पर किया गया है, गर्ल्स के ऊपर। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, बेसिक एजुकेशन जो मिलती है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मतलब 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात सरकार ने खुद की थी। क्यों? क्योंकि 6 to 14 ईयर्स एक ऐसी एज होती है जहाँ पर बेसिक मेंटल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर जो आपका एजुकेशन सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर वो नहीं मिलती है तो बच्चा जो है compete करने लायक बचता नहीं है, राइट। और यूनिवर्सलाइजेशन कराना चाहते थे हम कि एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो, मतलब पूरे इंडिया में लोग जो हैं वो क्या कर पाएँ, एजुकेशन को एक्सेस कर पाएँ अपार्ट फ्रॉम देयर पर्सनल एबिलिटीज़ टू अफोर्ड द एजुकेशन। ठीक है, तभी तो फ्री में जनरेट कर, मतलब फ्री में हम उसको प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिज कोर्सेज या फिर बैक टू स्कूल कैंप्स, जिन लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट ज़्यादा थे, गर्ल चाइल्ड्स के हों या बाकी लोगों के हों, ठीक है, वापस उनको स्कूल में डालना। साथ में ब्रिज कोर्सेज कि भाई अगर आपकी बीच में पढ़ाई छूट गई तो आप कुछ छोटे कोर्सेज लेकर उसको कवर कर सकते हैं। डिस्टेंट लर्निंग भी इसमें एक अच्छा काम करती है। फिर मिड डे मील क्यों शुरू किया गया था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये देखा गया
कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि उनको लगता था कि हम यार इसको खाना तो खिला नहीं पा रहे, हम पढ़ाई कैसे करवा पाएंगे, तो उसके लिए हमने फ्री एजुकेशन चालू कर दी। लेकिन ये देखा गया कि बच्चे लंच में जब आते थे तो खाना खाने के लिए वापस चले जाते थे और बाद के पीरियड्स अटेंड नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हम स्कूल में ही आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। उससे दो चीज़ें हुई, एक तो अटेंडेंस इंक्रीज़ हुई, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हुई कि बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना मिलना चालू हो गया। तो पेरेंट्स ने इसलिए भेजना चालू कर दिया कि कम से कम बच्चा एक टाइम का न्यूट्रिशियस फूड जो है वो उसको तो खा पाएगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो हायर लर्निंग को, हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, इस पर भी टीचर एजुकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है आजकल कि भाई टीचर जो है उसको भी पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से एक्ट करना है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ उसके रोल्स क्या क्या है। तो टीचर एजुकेशन को भी फोकस किया जाता है। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना, डॉक्टर्स का होना, हॉस्पिटल्स का होना, मशीनरी का होना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाए, उसको अफोर्ड कर पाए। बहुत महंगी महंगी सुविधाएं, हेल्थ केयर सुविधाएं अगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उसको कुछ ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सारे लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाए जो अफोर्डेबिलिटी से ऊपर हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती तो मेरी हेल्थ ख़राब रहेगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट हेल्थ पर काम करती है लोगों के, तो डेफिनेटली वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और नेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या कैंप्स लगते हैं, इन सारी चीज़ों को उन लोगों के लिए फोकस किया जाता है जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? क्या काम ना मिलना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, काम ना मिलना, जबकि आपकी इच्छा है काम करने की, आपके अंदर पोटेंशियल है काम करने की और आपको काम नहीं मिल रहा, तब आपको अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हो लेकिन आप काम ही ना करना चाहते हो, तब आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, है ना। याद रखें, एबिलिटी भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए, लेकिन काम ना हो तभी आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वर्कफोर्स पॉपुलेशन अभी हमने देखा 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स होते हैं। रूरल एरियाज़ में सीजनल या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सीजनल मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड होता है रूरल एरियाज़ में, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सोइंग या हार्वेस्टिंग के समय तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, बाकी समय नहीं है, तो उतने समय की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम 4 लोग मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उस पर 10 लोग लगे हुए हैं, तो ना तो वो 4 बहुत अच्छे से कमा रहे हैं और ना ही वो बाकी के लोग, ठीक है। दिस इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, स्किल्स है, लेकिन नौकरी नहीं है, तो ये हो गई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स है, ऑब्वियस सी बात है, अगर जॉब नहीं है तो फिर क्यों किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी। इट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा नेशन का डेवलपमेंट जो है वो गिरते चले जाएगा, ठीक है, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मैन पावर तो है, लोग काम भी करना चाहते हैं, स्किल भी है उनके पास, लेकिन आप उनको उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो ट्रेनिंग है उसको आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो किसी प्रोडक्टिव काम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा उसकी जितनी भी स्किल्स हैं उनका। डाइवर्जन ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कैन बी डन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बहुत सारे लोगों को अभी भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं कि कुछ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया जाए और कुछ लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग देकर किस में डाल दिया जाए, सर्विस सेक्टर में डाल दिया जाए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर अभी भी क्या कर रहे हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर तो लीड करता ही है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर से जो लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उनको निकाल कर डाइवर्ट करना चाहिए दूसरे कामों में, ठीक है, ताकि बस ये ना लगे कि लोग नाम मात्र के लिए काम कर रहे हैं, वाकई काम करें, अर्न करें और नेशन के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाएँ, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर अगर हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया अलॉन्ग विद दी नोट्स, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।